नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लो सूत्रा में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। लगभग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेप्टेंस से आप क्या समझते हैं, उसके इसेंशियल एलिमेंट क्या है, क्या इससे और क्या एक्सेप्टेंस अगर आपने एक बार दे दी तो उसे वापस ले सकते हैं या नहीं। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन में डिस्कस क्या क्या करेंगे आज के आंसर में। तो आज के आंसर में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एक तो प्रस्तावना है, इसकी क्या लिखना है प्रस्तावना में, फिर स्वीकृति की परिभाषा धारा 2A के अनुसार एंसन भाई साहब ने दी है, सर पेड्रिक पोलाक के अनुसार। फिर वेद्य प्रतिग्रहण के आवश्यक तत्व क्या क्या है। वेद्य प्रतिग्रहण के आवश्यक तत्व मोस्टली धारा 3, 4, 7 और धारा 8 में मिलकर बने हुए हैं। इसमें है प्रस्ताव होना चाहिए, प्रस्तावी द्वारा प्रतिग्रहण होना चाहिए, और निरपेक्ष और अशर्त मतलब बिना किसी शर्त के और पूर्ण रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं आधा प्रस्ताव, जो अपन आगे पूरा डिस्कस करेंगे। निर्धारित समय में जो टाइम दिया उसके अंदर उसकी संसूचना मतलब कम्युनिकेशन कब पूरी होती है, प्रस्तावना किस प्रकार से दिया जा सकता है और आचरण से भी प्रतिग्रहण हो सकता है या नहीं, ये सारे इसके इसेंशियल टॉपिक हैं, एलिमेंट है। और प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है, धारा 4 में बताया गया है। धारा 4 में इसे दो प्रकार में बांटा गया है प्रतिग्रहण की संसूचना को। एक तो है एक ऑफरर के प्रति और एक है ऑफरी के प्रति। इसे देखेंगे। फिर क्या देखेंगे कि आपने एक बार प्रतिग्रहण दे दिया तो आप कभी वापस ले ही नहीं सकते क्या, तो इसके भी कुछ कंडीशंस होगी, तो वो धारा 5 में बताई गई है। फिर ये इंपॉर्टेंट केस लो जो है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लो छांट के निकाले हैं इसके लिए, बेसिकली एक्सेप्टेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट केस लो जो है वो छांट के निकाले गए वो। और फिर कंक्लूजन। तो बेसिकली अपन जनरल टर्म में समझते हैं कि जो है एक्सेप्टेंस होती क्या है। तो एक्सेप्टेंस होती है जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव करता है तो उसके बाद में एक्सेप्टेंस दी जाती है तो वचन में परिवर्तन हो जाता है, और वचन में अगर कंसिडरेशन मिल जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अपन को समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है प्रपोजल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो है वो एक्सेप्टेंस है। तो देखते हैं अपन सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। देखिए, संविदा के निर्माण में पहला कदम यदि प्रस्तावना है तो दूसरा महत्वपूर्ण कदम स्वीकृति है। स्वीकृति प्रस्ताव को संविदा में परिवर्तित करती है। भारतीय संविदा अधिनियम, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है। यहाँ पर दोस्तों ये डिजाइन डाली गई जिसे आगे अधिनियम कहा गया है। ये डिजाइन डालना क्यों जरूरी है, ये डिजाइन डालने के पीछे 2-3 रीज़न है। ऐसी डिज़ाइन आपको भी आंसर में डालनी है ताकि अच्छे नंबर मिले। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो अपन को बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872। पूरे क्वेश्चन में हम 10 से 15 बार लगभग हर बार इसे हर पैराग्राफ में लिखेंगे तो कितना बुरा लगेगा। इसे इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया। किसी भी प्रकार से एक ऐसी डिज़ाइन डाल देनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले। ऐसी डिज़ाइन मैंने दूसरी जो दूसरी जगह भी डालनी है वो भी बता रखा है और आगे भी बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। धारा 2H में क्या बोला गया है कि संविदा वह समझौता है जो विधि के अनुसार प्रवर्तनीय हो। तो किसी भी वैध संविदा के निर्माण में 2 पक्षकारों के बीच सहमति अनिवार्य, सहमति होना चाहिए। सहमति के बाद में प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण के मिलन से उत्पन्न होती है। सहमति जो है प्रस्ताव और प्रतिग्रहण के मिलन से, जैसे कि ये प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ये दोनों जो मिलके बनाती है वचन यानी प्रोमिस। और प्रोमिस में अगर कंसिडरेशन आ जाता है तो ये कंसिडरेशन जो है कंसिडरेशन आ जाता है तो ये जो बनता है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो जो है बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर अपन को यहाँ पर इसका अपन ने इम्पोर्टेंस बता दी पहले टॉपिक में कि स्वीकृति का क्या इम्पोर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ बता दी। अब इसके नीचे इसके बारे में लीगल प्रोविजंस कहाँ कहाँ दी गई, इसके परिभाषा कहाँ दी गई वो बताना। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि धारा 2 में परिभाषा दी गई है। और सामान्य शब्दों में अपन को यहाँ पे पूरी डेफिनेशन नहीं बतानी, सिर्फ लिखना है सामान्य शब्दों में क्या क्या बोला है। तो सामान्य शब्दों में प्रतिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रस्ताव को प्रस्तावी मतलब जिससे प्रस्ताव किया गया वो व्यक्ति स्वीकार करता है। स्वीकृति के बाद दोनों के बीच में विधिक रूप से बाध्यकारी करार का सृजन हो जाता है। जैसे ही वो एक्सेप्ट कर देता है तो दोनों के बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है। अपने अपने जो दोनों के राइट्स हैं और ड्यूटी से दोनों को फुलफिल करनी पड़ती है एक। और जो फिर इसके बारे में लीगल प्रोविज़न कहाँ दिए गए, तो इसके लीगल प्रोविज़न धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में, मतलब धारा 3 से 8 तक में विस्तृतता से सारे पहलू जो इस क्वेश्चन में बन सकते हैं वो अब उसका आंसर 3 से 8 तक में मिलेगा। आपको इसके बाहर कहीं नहीं जाना है। अब इसकी डेफिनेशन अब यहाँ पे बतानी जो इसमें डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो है, जब वह व्यक्ति
जिसे प्रस्ताव किया गया अपनी सहमति प्रकट करता है तो प्रस्ताव उसके द्वारा स्वीकृत कहा जाता है, और जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वचन बन जाता है। दोस्तों, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर क्या बनता है, ये एक ही फेमस एमसीक्यू है जो कि जुडिशरी और सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है। अब यहाँ पे ये डिजाइन डाली गई है, ये आप एग्जाम में चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं चाहें तो आपकी इच्छा, लेकिन ये डिज़ाइन मैंने डाली है ताकि अच्छा लगता है। विद्वान अब एंसन भाई साहब ने, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि एंसन भाई साहब ने जो प्रस्ताव को, एंसन भाई साहब ने जो है स्वीकृति और प्रस्ताव को जो है जलती हुई माचिस की तीली और बारूद की गाड़ी के साथ तुलना करते हुए कहा है कि स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो जलती हुई तीली का बारूद की गाड़ी के साथ है। मतलब उनके मुताबिक ये है कि जो स्वीकृति जो है वो प्रस्ताव को आगे बढ़ाती है, यानी प्रस्ताव को सक्रिय कर देती है। जो है प्रस्ताव निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है और जैसे ही स्वीकृति मिलती सक्रिय हो उठता है। जिस प्रकार से जलती हुई माचिस बारूद में डालेंगे तो जो धमाका होगा वही धमाका प्रस्ताव में अगर एक्सेप्टेंस मिल जाती तो हो जाता है। एंसन भाई साहब ने ये कहा है। अब फ्रेडरिक पोलाक भाई साहब, अब पोलाक भाई साहब ने क्या कहा देखते हैं। पोलाक भाई साहब बड़े सिंपल व्यक्ति थे और उनकी डेफिनेशन भी सिंपल है। ये प्रतिग्रहण प्रस्ताव के साथ ऐसा मिलन है जो दोनों पक्षकारों के बीच विधिक संबंध सृजित करता है या स्थापित करता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रस्ताव जो है प्रतिग्रहण ऐसा मिलन है जो विधिक संबंध सृजित करता है। अब यहाँ पर देखते हैं आवश्यक तत्व। तो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 7, 8 और 3 और 4 में भी आवश्यक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर प्रस्ताव होना चाहिए ना, प्रस्ताव होगा तो ही व्यक्ति स्वीकृति देगा, प्रस्ताव नहीं है तो स्वीकृति देगा कहाँ से, स्वीकृति का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। तो प्रस्ताव होना चाहिए। प्रस्ताव की परिभाषा धारा 2A में दी गई है। अपन को ये भी बताना है यहाँ पे बताना प्रस्ताव होता क्या है। तो प्रस्ताव जो होता है एक व्यक्ति अपनी कुछ करने या न करने की इच्छा को किसी दूसरे को बताता है और उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए बताता है, तो ये प्रस्ताव होता है। और प्रस्ताव के बिना प्रतिग्रहण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब यहाँ पे प्रतिग्रहण कब वैध होता है, तो 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले तो कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए और उनके मध्य जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। अब जो इस प्रतिग्रहण करेगा कौन, प्रस्ताव के बाद होगा लेकिन करेगा कौन, तो करेगा वही जिससे किया गया है। प्रतिग्रहण प्रस्तावी द्वारा ही होना चाहिए। एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरर ओनली, सिर्फ प्रस्तावी ही प्रतिग्रहण दे सकता है। प्रतिग्रहण यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा गया है प्रतिग्रहण केवल उसी व्यक्ति से किया जा सकता है जिसे प्रस्ताव किया गया है। कोई अन्य व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे भले वो प्रस्ताव के हित में हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे प्रस्ताव किया गया वही कर सकता है। और इस संबंध में पावेल वर्सेस ली का वाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अपन आगे जब केस फ्लो वाला टॉपिक आएगा अभी नीचे, तो इसे आंसर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं आत्यंतिक और अशर्त प्रतिग्रहण, मतलब कि प्रतिग्रहण जो है वो पूर्ण और बिना किसी शर्त के होना चाहिए। अब धारा 7 बताती है कि प्रतिग्रहण की शर्तें जो हैं वो मतलब पूर्ण रूप से और बिना शर्त के होना चाहिए। यदि प्रस्ताव में कोई प्रतिग्रहण करता है, कोई शर्त जोड़ देता है, तो प्रति प्रस्ताव या काउंटर ऑफर में कहलाया जाता है और उसके बाद में जो है मूल प्रस्ताव जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इस बारे में हाइड वर्सेस रेंज का तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा बना के बताता हूँ। मान लीजिए ए ने एक प्रपोजल किया बी को प्रपोजल किया कि मैं मेरा फ़ोन 10,000 में बेचना चाहता हूँ और ये फलाना ढिमकाना। तो ये बोलता है कि फ़ोन ख़रीदने को तो मैं तैयार हूँ भाई साहब, लेकिन मैं 10,000 नहीं दूंगा, 8,000 दूंगा। या फिर ये बोल देता है कि फ़ोन के साथ तेरे को चार्जर भी मेरे को देना पड़ेगा। या कोई नई कंडीशन जोड़ देता है कि फ़ोन लिया है तूने तो मेरे को नया कवर दे, मैं थोड़ी ना नया कवर आज ही खरीदने जाऊँगा, या मुझे एक स्टाइलस पेन खरीद के दे। ऐसा तो ऐसा वो नहीं बोल सकता। ऐसा अगर उसने बोला है तो वो मूल प्रस्ताव जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर जो सामने वाले ने जो आंसर में जो दिया है वो या तो काउंटर ऑफर या पार प्रस्ताव कहलाता है, और जो है मूल फिर उसे वापस से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसे प्रस्ताव माना जाता है, ना कि स्वीकृति। अब जो निर्धारित समय में, मतलब अगर प्रपोजल में कोई निर्धारित टाइम दिया गया है तो उसमें, और अगर निर्धारित टाइम नहीं दिया गया तो युक्तियुक्त समय में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। वही ऊपर वाला प्रपोजल, ए ने बी को फ़ोन का प्रपोजल दिया, 10K में। इसने बोला कि अगर तुझे मेरा फ़ोन ख़रीदना हो तो 2 दिन के अंदर मुझे बता देना। अब ये 2 दिन तक नहीं बताता है तो वो एक्सेप्टेंस अगर तीसरे दिन बताई इसने तो वैलिड नहीं होगी।
और अगर टाइम अगर नहीं दिया है तो क्या वो साल भर 2-4 साल तक तो नहीं, वो तभी तक बता सकता है जब या तो उसके पास फ़ोन अवेलेबल हो या उसने किसी और को ना भेज दिया हो। मान लीजिए उसने 3-4 को प्रपोजल किया था, बी, सी और डी को, वो डी ने खरीद लिया तो बी अब एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है। ये यहाँ पर जो लिखा गया एक बार आपको रीड कर देता हूँ। प्रतिग्रहण जो निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए, और यदि प्रस्ताव में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया है तो प्रतिग्रहण एक उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। उचित समय परिस्थिति, प्रकृति और पुरस्कारों के बीच की दूरी पर निर्धारित करता है। समय सीमा समाप्त होने के पश्चात किया गया प्रतिग्रहण वैध नहीं होता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रस्ताव का प्रतिग्रहण जो अनिश्चित काल तक नहीं होता है। प्रस्ताव विभिन्न कारणों से हो सकता है। समय सीमा की समाप्ति, प्रतिग्रहण द्वारा प्रति प्रस्ताव, प्रस्तावी की मृत्यु, ये जो बहुत सारे जो रीजन्स यहाँ पे लिख रखे हैं ये भी आपको एग्जाम में बता। अब प्रतिग्रहण की कम्युनिकेशन का जो स्पष्ट व्याख्यान करना, मतलब मान लीजिए ए ने, ये पॉइंट नंबर 5वें की बात है इसके इसेंशियल एलिमेंट में, यहाँ पर जो है, हाँ ये वाला कलर अच्छा रहेगा। ए ने बी को प्रपोजल किया, अपन एक ही प्रपोजल लेते हैं कि तू मेरा फ़ोन 10K में ख़रीदना चाहता हो तो मुझे बता देना। अब बी को ख़रीदने का मन है, लेकिन बी से बताता नहीं, इसके मन में ही रखता है हाँ मैं फ़ोन ख़रीदूँगा, हाँ मैं फ़ोन ख़रीदने को तैयार हूँ, मन में रखा है। तो अब ये भाई साहब अंतर्यामी तो है नहीं कि मन की बात सुन लें। और किस किस के मन की बात सुनेंगे? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सभी के मन की बात सुनते रहे तो हो गया अपना तो कल्याण। तो इसलिए यहाँ पे मन की बात नहीं होती है, यहाँ बात जो होती है एक्सप्रेस होना चाहिए, किसी की भावना समझने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। यहाँ फीलिंग का कोई सवाल ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट वाज अ फीलिंग लेस। हाँ, तो ये देखिए, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के प्रति पूर्ण होना अनिवार्य है। अब प्रस्ताव धारा 4 में बताया गया कि कब पूर्ण मानी जाती है। धारा 4 में बताया गया संसूचना प्रस्ताव के प्रति तब पूर्ण मानी जाती है जब उसे भेजे जाने के क्रम में प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए। मात्र प्रतिग्रहण करना पर्याप्त नहीं है, उसे प्रस्तावक के ज्ञान में लाना आवश्यक है। यही वो बात है ना जो मैंने एग्जांपल दिया, मन में मैं फ़ोन खरीदूंगा, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो ये एक्सेप्टेंस पूर्ण कब मानी जाती है, मान लीजिए ये मैंने दूसरे लेक्चर में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टली बता देता हूँ। ए ने जो है बी से प्रपोजल किया था डाक के थ्रू। थोड़ा सा लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लीजिए व्हाट्सअप के थ्रू प्रपोजल हुआ था। अब भाई साहब को एक्सेप्टेंस देनी, भाई साहब ने एक्सेप्टेंस व्हाट्सएप पे ही लिखी, हाँ मुझे ख़रीदना है, यस। अब इन्होंने लिख के सेंड भी कर दिया, लेकिन व्हाट्सएप में कुछ समय तक जो है डिलीट और एडिट का ऑप्शन होता है। या तो अपन एडिट करके इसे, यहाँ पर अपन एडिट करते हैं ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर यस की जगह नो बदल दिया, नो नहीं बदला तो मान लीजिए इसे डिलीट कर दिया। सामने वाले के देखने से पहले, देखने के बाद वाली बात नहीं है, देखने से पहले अगर बदल दिया तो ये कंप्लीट नहीं हो। तो उसी प्रकार से सामने वाले की पावर, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसकी पावर नहीं होनी चाहिए कि या तो वो उसे मिटा सके या उसे रिवोक कर सके। यहाँ पर सबसे जो डाक का एग्जाम्पल दिया जाता है धारा 4 के इलस्ट्रेशन में, कि ए ने बी को डाक से जो है अगर एक पत्र भेजा है प्रस्ताव का, और बी ने स्वीकार किया पत्र द्वारा, तो जब वो पत्र डाक में पेटी में डाल देता है, उससे पहले तक किसी भी समय एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, और उसी समय पूर्ण होती है डाक में डाले जाने के बाद, क्योंकि डाले जाने के बाद वो वापस उसके अंदर हाथ डाल के उसे निकाल नहीं सकता है। अब प्रस्ताव में निर्धारित या उचित विधि, मतलब कि एक प्रस्ताव तुमने स्वीकृति दे तो दी, लेकिन कैसे दी, स्वीकृति कैसे भी थोड़ी दे दी, या तो उसमें प्रस्ताव में बताया गया उस प्रकार से होनी चाहिए, या फिर किसी निर्धारित प्रकार से जो सामान्यतः कोर्स ऑफ बिजनेस, कारोबार के अनुक्रम में होती हैं, मतलब बेसिकली जो जनरली की जाती है वो वाली एक्सेप्टेंस, या फिर उसने बताया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, धारा 7(2) के अनुसार प्रस्ताव में, हाईलाइटर लेने दीजिए, धारा 7(2) के अनुसार यदि प्रस्ताव में प्रतिग्रहण की कोई विशिष्ट शर्त निर्धारित की गई तो उसे प्रतिग्रहण उसी विधि से करना चाहिए, और यदि प्रस्ताव में कोई विधि निर्धारित नहीं की गई है तो प्रतिग्रहण उस विधि से किया जा सकता है जो निर्धारित विधि के समान या अधिक तीव्र और उचित हो। यह नियम प्रस्ताव की इच्छा का सम्मान करता है और व्यवहारिक सुविधा सुनिश्चित करता है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लीजिए आपने
पहले तो मान लीजिए ये आप हैं, मान लीजिए ये हैं। अरे अच्छा बनाते हैं यार, आप इतने भी बेकार नहीं हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत हैंडसम, अच्छा बनाते हैं थोड़ा सा। ये आप हैं। अरे क्यों नहीं बन रहा है यार? नहीं, अच्छा ही बनाऊंगा आपको आज तो मैं। ये हैं आप। आपने प्रपोजल किया है डी को। ये हैं डी भाई साहब। डी भाई साहब बुरा मत मानना, आप भी अच्छे हो, लेकिन अब जल्दी जल्दी में। ये है डी भाई साहब। आपने डी भाई साहब को बोला कि मुझे जो है 50 क्विंटल आटा चाहिए। 50 क्विंटल आटा। क्या तुम आटा बेचना चाहोगे? मुझे 50 किलो आटा खरीदना है, इसके आटे की दुकान है। इसने बोला कि अगर तुम बेचना चाहते हो तो जो है एक्सेप्टेंस जो करनी है वो मुझे इसकी सूचना जो है फ़ोन करके भेजना, व्हाट्सअप करके भेजना, फ़ोन का नहीं व्हाट्सअप करके। अब भाई साहब ने बोला कि यार मैं फ़ोन करके भेजूँगा तो पता नहीं है ये कब तक देखेगा, 2 दिन 4 दिन करके हो जाएंगे, तो मैं इसको फ़ोन कर देता हूँ। तो भाई साहब ने व्हाट्सअप ना करके बोला कि कॉल करता हूँ। तो थोड़े ज़्यादा ही होशियार थे अपने डी भाई साहब। तो अब यहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस वैलिड किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। अगर आप चाहोगे तो इसे बोल दो कि कोई बात नहीं, और अगर आप नहीं चाहते हो तो इसे बोलना आपको कि मैंने बोला था कि मुझे व्हाट्सअप कर, तो तूने मुझे फ़ोन क्यों किया? ज़्यादा होशियार है क्या? तू मुझे वापस व्हाट्सअप कर तो ही एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, वरना नहीं। और अगर आपके ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है यहाँ पर। अगर इसने कॉल किया और अगर आपने नहीं बताया कि व्हाट्सअप कर, तो आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हो। यानी कि ये फालतू में मान ना मान तू मेरा मेहमान वाली बात होती है यहाँ पे। अगर इसने कर दिया तो आपको बताना ज़रूरी है कि नहीं मुझे व्हाट्सअप कर, मैं नहीं मान रहा हूँ, वरना आपको मानना पड़ेगी फिर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पर जो लिखा गया है बड़ी सिंपल भाषा में अपन पढ़ते हैं। धारा 7(2) के अनुसार यदि प्रस्ताव में प्रतिग्रहण की कोई विशिष्ट शर्त निर्धारित की गई है तो उस विधि से किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव में कोई शर्त निर्धारित नहीं है तो प्रस्ताव उस विधि से किया जा सकता है जो प्रस्तावक द्वारा निर्धारित विधि के समान या तीव्र और उचित हो। यह नियम प्रस्तावक की इच्छा का सम्मान करता है। अब यहाँ पर उदाहरण भी दिया। प्रस्तावक ने एक शर्त रखी, प्रतिग्रहण डाक द्वारा किया जाना चाहिए, तो उसी विधि का पालन करना होगा। यदि प्रस्तावक टेलीफोन या ईमेल द्वारा प्रतिग्रहण करता है तो वैध नहीं माना जाएगा और उसे स्वीकार न कर ले तब जब तक कि प्रस्ताव को स्वीकार्य। और यदि प्रस्ताव में कोई विधि निर्धारित नहीं तो किसी उचित प्रकार से, मान लो उसी ने आपने कुछ बोला ही नहीं था तो ये व्हाट्सअप कर देता, मेल कर देता, डाक से भेज देता, इसकी इच्छा थी, लेकिन अगर बोला है तो उसी तरह से किया। अब आचरण से, कंडक्ट से कैसे हो सकता है प्रतिग्रहण? यहाँ पर देखते हैं अपन अगले पेज पे। पेज खुल जाओ। हाँ ये रहा। धारा 8 बताती प्रस्ताव जो है शब्दों से नहीं अभी तो आचरण से भी किया जा सकता है। प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार कोई कार्य करता है तो आचरण द्वारा प्रतिग्रहण माना जाता है और यह जो है विवक्षित स्वीकृति कही जाती है। यह नियम व्यवहारिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ लोग अक्सर शब्दों की बजाय कार्यों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपने बी को बोला कि तो अगर मुझे 50 टन आटे की ज़रूरत, 50 क्विंटल आटे की ज़रूरत है, अगर तू बेचना तो क्या तू मुझे बेचने को तैयार है? तो भाई साहब जो है आटा लेके ही सीधे वहाँ चले जाते हैं। प्राइस वाइज सब कॉन्ट्रैक्ट में पहले डिस्कस थी, इन्होंने हाँ नहीं दी, आटा लेके चले गए। तो ये भी एक एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है कि ये स्वीकार करना चाहते हैं। और इस बारे में बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर केस जो है, जो कि पहले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है, वो जो है अवलोकनीय है। मतलब कि इस बात में शुद्ध बताया गया है कोर्ट ने कि एक्सेप्टेंस जो है बाय कंडक्ट भी हो सकती है। प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है? प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है? धारा 4 में बताया गया है। धारा 4 जो है 3-4 बात करती है। धारा 4 में तीनों तरह के प्रति संसूचना बोला गया। संसूचना जो है प्रपोजल की कब पूरी होगी, एक्सेप्टेंस की कब पूरी होगी,
और एक और जो रिवोकेशन की कब पूरी होगी। तो अब अपन को यहाँ पे एक्सेप्टेंस की देखना है। अब एक्सेप्टेंस में भी इसके दो पार्ट बने हुए हैं, एक तो जिसने प्रस्ताव किया उसकी तरफ उसके लिए, और एक जिसने एक्सेप्टेंस दी उसके लिए। तो दोनों अलग अलग और काफ़ी पेचीदी चीज़ है, तो इसे पहले अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, संसूचना पूर्ण होने के जो विधि है वो धारा 4 में बताया गया। यह नियम दो स्थितियों में विभाजित है, प्रस्तावी के प्रति और प्रस्तावक के प्रति। यह विभाजन महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों के लिए संसूचन पूर्ण होने का समय भिन्न भिन्न होता है। अब धारा 4 क्या बताती है, यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पेज 8 करके। धारा 4 में बेसिकली ये लिखा गया है कि ए ने बी को प्रपोजल किया है। अब बी को प्रपोजल अच्छा लगा है कि भाई साहब क्या मस्त प्रपोजल है तुम्हारा, वाह यार, मुझे प्रस्ताव स्वीकार है। तो अब ए के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी, ए के लिए एक्सेप्टेंस तब पूरी होगी जो है बी की पावर से बाहर हो जाए। जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में दिया था व्हाट्सअप मैसेज पे, वो जो डिलीट का और वो एडिट का टाइमर बंद हो जाता है वहाँ तक के लिए, और ये ए के प्रति पूरी होती है। बी की पावर ख़त्म होगी ना तो ए के लिए पूरी होगी। अब बी के लिए कब पूरी होगी, बी के लिए तब पूरी होगी जब ए के नॉलेज में हो जाएगी। जब मैसेज ए देख लेगा तो वो बी के प्रति पूरी होगी। ये यहाँ उल्टा कनेक्शन है दोनों का। इसकी एक्सेप्टेंस इसकी पावर से बाहर गई तो ए के लिए पूरी, और जब ए ने देख लिया तो बी के लिए पूरी होगी। प्रतिग्रहिता के सापेक्ष, यानी जिसने प्रस्ताव, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कुछ कलर, हाँ ये ऊपर है, अगेंस्ट द ऑफरर, प्रस्तावक के प्रति कब पूर्ण होती है, तब पूर्ण होती है जब वो प्रतिग्रहण को संसूचना के माध्यम से डाक में डाल देता है। प्रतिग्रहण संसूचना के माध्यम से जैसे डाक में पत्र डाल दिया, इस स्थिति में प्रस्तावी के लिए प्रतिग्रहण तुरंत प्रतिपावी हो जाता है, चाहे प्रस्ताव तक बाद में पहुंचे उससे डिपेंड नहीं करता। उसी दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन एक्सेप्टेंस जो है डाक में डाली गई और सामने की पावर से बाहर होगी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, ए ने बी को प्रस्ताव भेजा, बी ने 10 जनवरी को प्रतिग्रहण डाक में डाल दिया, तो ए के प्रति प्रतिग्रहण 10 जनवरी को पूर्ण माना जाएगा। यदि 15 जनवरी को ए के प्रति पहुंचता है तो भी ए के लिए प्रतिग्रहण जो 10 जनवरी के लिए माना जाएगा, यानी जिस दिन डाला उस दिन। अब अगेंस्ट द ऑफरी, यहीं इसी एग्जाम्पल में 15 जनवरी को बी के प्रति पूरा होगा। अब ऐसा क्यों है तो अपन आगे देखेंगे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में। ये देखिए प्रस्ताव का प्रतिग्रहण, धारा प्रतिसरण, धारा 5 बताती है प्रतिसरण के नियम को। प्रतिसरण कब किया जा सकता है, तो प्रतिग्रहण का प्रतिसरण जो है वो निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है। सबसे पहले तो प्रतिसरण पूर्ण होने से पहले, प्रतिसरण की मतलब प्रतिग्रहण की संसूचना के पूर्ण होने से पहले होना चाहिए। पूर्ण किसके प्रति, अगेंस्ट बी, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस दी और जब तक बी की नॉलेज में नहीं आता है, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट बी पूरी नहीं होती है, मतलब पत्र जो है बी के ज्ञान में नहीं आता है। ए को जो पत्र भेजा है वो ए के ज्ञान में आ जाएगा ना, जैसे ही ए के ज्ञान में आया वो बी वापस नहीं ले सकता। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं अपन, बी ने व्हाट्सअप किया एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई साहब तेरा प्रपोजल मुझे मंजूर है, मैं तेरा फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ। अब भाई साहब की पावर जो ख़त्म हो गई है, डिलीट विलीट सारी करने की चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन ए ने अभी तक मैसेज देखा नहीं। ए भाई साहब बहुत बिजी रहते हैं, 2 दिन 3 कुछ भी समय, 2 दिन हो गए जो भी हुआ, ए ने देखा नहीं। तो जब तक ए ने देखा नहीं तब तक जो है बी के प्रति कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो बी के प्रति जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, मतलब जब तक ए को पता नहीं चलता कि हाँ एक्सेप्टेंस हो चुकी है, तब तक बी रिवोक कर सकता है। बी उसके देखने से पहले कॉल करके बोल सकता है कि भाई साहब मैंने जो एक्सेप्टेंस दी है वो गलती से दी है, आप इसे स्वीकार मत करना, मेरा विचार बदल गया है। या फिर वो इसी टेक्स्ट के नीचे एक और टेक्स्ट कर सकता है, ये मैसेज गलती से हुआ था और मुझे एक्सेप्टेंस नहीं है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर नहीं है। तो दोस्तों बेसिकली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टिपिकल काफ़ी ही ट्रिकी सा पोर्शन है ये समझ में आ गया होगा। अब आंसर काफ़ी इजी बनने वाला है। अब अपन चलेंगे केस लॉ की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये केस लॉ के लिए ऐसा डायग्राम जो है शॉर्ट वाला बना लीजिएगा, एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्या क्या लिखना है, छोटी सी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के लिखी। लालमन दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या बोला,
प्रस्ताव का ज्ञान होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ताकि आपको जो है रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। ऐसे जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक गोल्ड में कंडक्ट के द्वारा भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। एडम्स वर्सेस लिंडस्ले जो अभी डिस्कस करेंगे अपन, डाक द्वारा प्रतिग्रहण का नियम। ब्रागडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन कंपनी जो ये भी आचरण द्वारा प्रतिग्रहण के बारे में बोलती है। तो ऐसी शॉर्ट सी जो एक आपको टेबल बना लेनी चाहिए, कैसे भी लिख लेना चाहिए ताकि आपको आसानी से रिवाइज भी कर सके और जल्दी याद रहे। तो चलते हैं जल्दी केस लो की तरफ। तो सबसे पहला केस आता है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। तो दोस्तों फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में अपन देखते हैं क्या हुआ था। आपको मैं घटना, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मैं आपको बोल के बताता हूँ। मैंने लिखा इसलिए नहीं है ताकि मेरे बोले हुए शब्दों को ही आप लिखें और आप थोड़ा सा मेहनत करें। मैं भी होमवर्क करके आया हूँ, आप भी होमवर्क कीजिए, इसे लिखिए। होमवर्क तो करना इम्पोर्टेंट है। अगर लो कर रहे हो और आपने होमवर्क नहीं किया है तो किसी काम का नहीं है। बिना होमवर्क के लो पूरा नहीं होगा। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले के केस में क्या हुआ था अपन अब चलिए देखते हैं। बहुत हो गई फालतू की बात है सर, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ सर, आपका टाइम वेस्ट न करते, जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो इस केस में क्या हुआ था कि फेल्टहाउस और बिंडले मतलब चाचा भतीजा से, 80 चाचा तो 80 भतीजा, चाचा भतीजा थे दोनों। तो ए मान लीजिए चाचा था और बी भतीजा था। बी जो घोड़ों का व्यापारी था, हॉर्स बेचता था भाई साहब। तो ए ने एक पेपर लिखा, 1863 में पेपर ही चलता था। पत्र लिखा और बोला कि मुझे तुम्हारा सफ़ेद घोड़ा खरीदना है, क्या तुम बेचना चाहोगे? और अगर तुमने मुझे इसका कोई जवाब हाँ या ना में नहीं दिया तो मैं मानूंगा कि हाँ हो, तुम्हारी हाँ है, मतलब कि तुम्हें बताना जरूरी है। तुमने नहीं बताया तो मैं हाँ मानूंगा। अब भाई साहब बी ने बोला अच्छा चाचा, अरे नहीं डिलीट नहीं करना है। तो इन्होंने बोला कि अच्छा चाचा, आप चाचा हो तो मैं भी आपका भतीजा हूँ, कैसे मानते हो आप, मैं भी देखता हूँ। तो भाई साहब मैंने तो हाँ बोली ना बोली। अब यही क्वेश्चन जो है कोर्ट के सामने उठा कि क्या प्रस्ताव में शर्त लगा सकता है कि अगर उसने अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना नहीं दी है तो प्रस्ताव स्वतः ही स्वीकृत हो जाएगा। तो कोर्ट ने जो यहाँ पे बोला है कि प्रस्तावी जो है, प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति, मतलब यह शर्त नहीं लगा सकता, मतलब कि जिसने प्रस्ताव किया वह यह कंडीशन नहीं लगा सकता है कि जो है तू प्रस्ताव किया वह, मतलब कि पागल, ये तथ्य के बाद में जो क्वेश्चन उठा उसके बाद में उत्तर से जरूर दोबारा से शुरू करना। क्वेश्चन कोर्ट के सामने उठा, इसका जवाब देते हुए कोर्ट ने क्या बोला कि जो प्रस्तावक है, मतलब कि ए, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ए है, तो ए भाई साहब जो है ये कंडीशन नहीं लगा सकते, मतलब कि बी पर जो है कोई ऑब्लिगेशन पहले से ही नहीं दे सकते हैं कि उसका ये उत्तरदायित्व, मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। यह निर्णय दिया गया कि प्रस्ताव करने वाला यह शर्त नहीं लगा सकता है कि जिससे प्रस्ताव किया उसका उत्तरदायित्व हो कि वह स्वीकार करे, अगर स्वीकार नहीं करता है तो इनकार करे। मतलब आप ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं दे सकते, एक ही इच्छा वो स्वीकार करे या न करे। आप ऐसा नहीं बता सकते कि तूने अगर मुझे इनकार की, मतलब अगर तुझे मंजूर नहीं है और मुझे नहीं बताया तो मैं स्वीकार मानूंगा, ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेटिक स्वीकृति नहीं होती है। और इसी तरह का जो केस है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी, दोनों केस के सेम फैक्ट हैं और दोनों केस में सेम ही बात बोली गई है कि प्रस्ताव करने वाला, प्रपोजल देने वाला व्यक्ति प्रतिग्रहिता यानी ऑफरी के ऊपर जो है यह ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट कर सकता है कि तुझे अगर इनकार है, तुझे मंजूर नहीं है तो मुझे बता वरना मैं स्वीकार मानूंगा। दोनों ही केस सेम थे। अब भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी वाले केस के फैक्ट क्या थे ये आप सर्च करके आइएगा, होमवर्क में देखते हैं। आप इसे थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिएगा, इस केस के बारे में मिल जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट थे इसके भी। अब आ जाते हैं अपन पावेल वर्सेस ली। दोस्तों पावेल वर्सेस ली केस जो है मेरा सबसे फेवरेट केस ही ये है। इसके फैक्ट ही इतने मज़ेदार है कि पूछिए ही मत। हाँ तो सर जल्दी बताइए क्या फैक्ट है। हाँ तो हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी बताता हूँ कि पावेल वर्सेस ली वाले केस में क्या बोला था। सबसे पहले तो इसे हाईलाइट कर देते हैं। पावेल वर्सेस ली के केस में जो हुआ था वो आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रिंसिपल जो क्रिएट हुआ था वो पहले बता देता हूँ। यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्रिएट हुआ था कि जिस व्यक्ति से प्रस्ताव किया गया वही प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, दूसरा नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या था।
अब यहाँ पे जो है स्कूल का एक मैनेजर बोर्ड था, उसने पावेल भाई साहब को, अरे पेन आ जा तो, उसने पावेल भाई साहब को जो है, पावेल भाई साहब को, पावेल भाई साहब को बुलाया इंटरव्यू के लिए, मैं प्रिंसिपल के तौर पर। अब इंटरव्यू वालों को इनका इंटरव्यू लिया, पसंद आया। अब जो इंटरव्यू बोर्ड के जो 4-5 लोग थे, इन 5 और 6 ने आपस में चर्चा की कि सबका इंटरव्यू लेने के बाद कि पावेल भाई साहब अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा शिक्षित व्यक्ति दिख रहा है, तो इससे अपन अपॉइंट करते हैं। ये डिसीजन ले लिया, लेकिन पावेल को अभी नहीं बताया है। तो यहाँ इनका एक दोस्त बैठा था पावेल भाई साहब का, मान लीजिए ये पावेल भाई साहब के दोस्त थे या परिचित थे, कुछ भी थे। तो इन्होंने पर्सनली, मतलब कि अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, पर्सनल खबर दे दी उनको, इसके थ्रू नहीं, उनकी उनकी तरफ से, उनकी व्यक्तिगत हैसियत से कि भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेसन, मुझे मिठाई का डब्बा भेज दीजिए, आपको स्वीकार कर लिया है बोर्ड ने, बस जल्दी आपके पास ऑफर लेटर आने वाला है। अब पावेल भाई साहब भी बड़े खुश हो गए, मैं तो प्रिंसिपल बन गया। तो इन्होंने जो है इनकी पिछली जॉब जो है जल्दबाजी में, जल्दी में इनकी पिछली जॉब भी छोड़ दी। पावेल भाई साहब का क्या हुआ, पिछली जॉब छोड़ दी। अब इंटरव्यू वालों ने दूसरा निर्णय दे दिया, अब पावेल भाई साहब को नहीं चुना। पावेल भाई साहब को आया गुस्सा, पहले तो चुन लिया, तुम्हारे कारण मैंने जॉब छोड़ दी और अब जो है तुम मुझे मना कर रहे हैं, कैसे मना करोगे? हाँ करने के बाद तुम मना नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है लॉ के स्टूडेंट होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, आधा अधूरी पढ़ाई की होगी। तो दोस्तों आपको पावेल भाई साहब की तरह आधी अधूरी पढ़ाई नहीं करनी है, पूरी पढ़ाई करनी है। तो इसका जो है दूसरा पड़ाव शुरू होता है। पावेल भाई, तो कोर्ट ने क्या बोला? हाँ जी सर। तो कोर्ट ने ये प्रिंसिपल यहाँ पे लेट डाउन किया, न्यायालय ने बात को खारिज कर दिया। पावेल भाई साहब ने बोला था ना मुझे प्रिंसिपल बनाया, जिन्होंने हाँ करने के बाद मुकर गए। तो कोर्ट ने बोला कि पावेल भाई साहब आपने अधूरी पढ़ाई करी है, तो इसलिए हम आपका बात खारिज करते हैं। कोर्ट ने उनका बात खारिज करते हुए ये बोला कि संविदा वैध कब होगी, मतलब कि संविदा एक्सेप्टेंस कब वैध मानी जाएगी? जब स्वीकृति की संसूचना केवल, मतलब स्वीकृति की कम्युनिकेशन वही व्यक्ति दे जिससे की गई थी, यानी कि ये बोर्ड, ना कि पर्सनल व्यक्ति। ये बोर्ड जो निर्णय लेता, ऑफर लेटर भेजता, वही वैलिड एक्सेप्टेंस थी, या कहीं पे अपना कोई नोटिफिकेशन निकालता वो, ना कि इसने जो पर्सनली बताया वो पर्सनली जो है वो मान्य नहीं है। तो बस इतना सा लिखना है अपन को कि स्वीकृति वही व्यक्ति दे सकता है जिससे प्रस्ताव किया गया है, या उसका अधिकृत जो एजेंट जो है वो दे सकता है, सिर्फ दोनों ही, कोई पर्सनल स्वीकृति वैलिड नहीं है यहाँ पर। अब ब्रैगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन, इस केस में जो है इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए वर्सेस बी के बीच में। ये इनको कोयला भेजना था, ये इधर से पैसे भेजेंगे, ये कोयला भेजेंगे, ये पैसे भेजेंगे। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 1 साल का था या 2 साल का, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था। इनके 2 ईयर जल्द ही पूरे हो गए, 2 साल पूरे हो गए, आया तीसरा साल, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का रिनोवेशन नहीं किया। ए भाई साहब ने फिर भी कोयला भेजा, कोयला भेजते रहे। बी भाई साहब जो अपने कोयला यूज़ करके अपनी रेलगाड़ी जो है चलाते रहे, छुक 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 छुक, रेलगाड़ी चला रहे हैं, कोयला आ रहा है, रेलगाड़ी चल रही है, कोयला आ रहा है, रेलगाड़ी चल रही है, पूरा 2-3 महीने हो गए। अब जब पेमेंट का टाइम आया और ए भाई साहब ने बोला कि भैया जी मनी कहाँ है, वेयर इज़ मनी? तो इन्होंने है कहा कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं था, तुमने क्यों कोयला भेजा? हमने थोड़ी ना बोला था, हमने तो 2 साल की बात की थी। तो ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया। तो कोर्ट ने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप वैलिड एक्सेप्टेंस जो है वापस दो। एक्सेप्टेंस जो है बाय कंडक्ट हो सकती है, सामने वाले का कोयला खरीदना नए कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और इन्होंने कंपनी बी को बोला, मतलब जो ये रेलवे कंपनी थी उसको बोला कि आपको जो है ब्रैगडन को पेमेंट का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वारा कोयला, न सिर्फ कोयला लेने से मना किया, आपने कोयले को अपनी गाड़ी में यूज़ करके गाड़ी भी चलाते रहे हैं। अब हाइड वर्सेस रेंज और इलियासन वर्सेस हेंसा। हाइड वर्सेस रेंज का केस भी बड़ा ही अच्छा है, और इलियासन वर्सेस हेंसा, दोनों केस में एक ही सेम बात बोली गई थी। देखते हैं हाइड वर्सेस रेंज। हाइड वर्सेस रेंज कहाँ गया? हाँ ये रहा। हाइड वर्सेस रेंज के केस में जो है हुआ क्या था कि ए ने अपना फार्म बेचने का बोला। ए का घर था ये, अच्छा घर बनाते हैं यार दोस्तों, थोड़ा जूम करके।
यहाँ पर जो हाइड भाई साहब का घर था, अब यहाँ पर रेंज भाई साहब का घर था। रेंज भाई साहब ने घर हाइड को भेजा, बोला कि मैं जो है 1,000 पाउंड में 1,000 पाउंड में ये घर बेचना चाहता हूँ, क्या तुझे खरीदना है? अब रेंज भाई साहब जो है, अपने हाइड भाई साहब जो है बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट व्यक्ति थे। उन्होंने बोला 50 पाउंड तो मैं बचा के रहूँगा। उन्होंने बोला 950 पाउंड। अब सामने वाले ने 900 बाद में पहले तो बोल दिया कि 950, सुबह बोला, थोड़ी देर बाद बोला कि यार 50 पाउंड के कारण मैं इतना अच्छा घर क्यों खोऊं, बहुत अच्छा घर है भाई साहब का, आलीशान, मुझे बनाने में बहुत टाइम लगा, सिर्फ 50 पाउंड की बात है, दे ही देता हूँ। फिर बाद में एक और मैसेज भेज के उन्होंने बोला कि मुझे 1000 में ख़रीदना है, मैं तैयार हूँ 1000 में ख़रीदने को। लेकिन रेंज भाई साहब भी बड़े मज़ेदार आदमी थे, उन्होंने 950 दे के किसी और को, जिसने 1000 रुपये में दिया, उसको भेज दिया। तो हाइड भाई साहब ने केस किया कि आप जो है, इन्होंने मुझसे एक्सेप्टेंस किया हमारा कॉन्ट्रैक्ट और किसी और को भेज दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या पहले जो है शर्त को बदलना और वापस दूसरी शर्त वापस स्वीकार करना क्या वैलिड एक्सेप्टेंस है? तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि जब भाई साहब ने जब बोला था कि मैं 950 में ख़रीदूँगा, 1000 में नहीं, तो ये क्या था? काउंटर ऑफर था, प्रति प्रस्ताव था, और प्रति प्रस्ताव जो है मूल प्रस्ताव को अस्वीकृत करता है, इसलिए वैलिड एक्सेप्टेंस हुई नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट का गठन हुआ ही नहीं। तो जाओ दोनों अपने अपने, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो काय का तेरे को घर दिला है। तो बस यहाँ पे जो कोर्ट ने यही बोला था कि जो है वादी का यह कहना कि वह 950 पाउंड में ही खरीदेगा, यह एक प्रति प्रस्ताव था, और जिसने मूल प्रस्ताव को नष्ट कर दिया है, इसलिए वैध संविदा का निर्माण नहीं हुआ। अब इलियासन वर्सेस हिंसा का केस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही मज़ेदार केस है। इस केस में क्या हुआ था, हिंसा जो भाई साहब थे उनको खरीदना था आटा। इन्होंने आटा खरीदने का प्रस्ताव जो टेलीग्राम के थ्रू, आज वाला टेलीग्राम नहीं, यहाँ टेलीग्राम का तात्पर्य जो है उस समय वाले टेलीग्राम से है, आज का टेलीग्राम तो अलग ही है। बोला कि तुझे भी एक्सेप्टेंस जो है टेलीग्राम के थ्रू ही भेजना है। तो यहाँ पर हुआ ये कि टेलीग्राम के थ्रू ना भेजकर, इलियासन भाई साहब थोड़े होशियार आदमी थे, इन्होंने बोला कि टेलीग्राम जो है 1 दिन लगेगा पहुँचने में, और जो अपना स्पीड पोस्ट है वो 4 घंटे में पहुँच जाएगा। तो इन्होंने स्पीड पोस्ट कर दिया, टेलीग्राम न करते हुए स्पीड पोस्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस भेजी। अब भाई साहब ने आटा खरीदने से इनकार कर दिया, मुझे तो नहीं खरीदना तेरा आटा, तेरे को बोला था ना टेलीग्राम कर, तूने क्यों स्पीड पोस्ट किया? अब कोर्ट के सामने जो है ये बात कही। ये विदेशी केस थे, यहाँ के केस नहीं, यहाँ के केस के नाम आपको अलग ही दिखेंगे, भगवान दास गिरधारी लाल वर्सेस केडिया, वो वाले केस जो है, ये अमेरिका के केस है। तो यहाँ अमेरिका न्यायालय के पास ये क्वेश्चन उठा कि क्या दूसरे प्रकार से एक्सेप्टेंस दी जा सकती है जिस प्रकार से बोला उसके अलावा, जिस मोड का यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, सर्वोच्च न्यायालय ने जो बोला कि वादी को, यानी इलियासन भाई साहब को, वादी को यह अधिकार था कि वह आटा खरीदने से इनकार कर दे, क्योंकि स्वीकृति की संसूचना का ढंग निर्धारित था, उस प्रकार से न किया जाकर दूसरे प्रकार से किया है, तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। दोस्तों अब आते हैं कंक्लूज़न में बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन डाली गई है मेरे द्वारा, वो डिज़ाइन आप भी एग्जाम में डाल सकते हैं। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई भी संविदा तब तक अस्तित्व में नहीं आती तब तक एक निश्चित व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाए। मतलब कि बेसिकली यहाँ पर ये बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति को किया जाए, बहुत सारों को भी कर सकते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक प्रपोजल, लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए किसी एक व्यक्ति द्वारा, तभी संविदा बनेगी। अब यहाँ पर भारतीय संविदा अधिनियम में एक्सेप्टेंस से संबंधित प्रावधान निश्चितता और स्पष्टता लाते हैं, और प्रस्ताव को आवश्यक तत्वों का पालन करना अनिवार्य, ताकि दोनों के बीच विधिक रूप से प्रवर्तनीय संविदा का निर्माण हो सके, और विधि द्वारा आचरण, प्रतिग्रहण, ये सभी तत्व मिलकर वैधता सुनिश्चित करते हैं। प्रस्ताव प्रतिसहरण का अधिकार भी महत्वपूर्ण, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तावित तब तक अपना निर्णय वापस ले सकता है जब तक प्रतिग्रहण प्रस्तावक तक नहीं पहुंचा हो। तो दोस्तों खत्म होता है आज का लेक्चर बहुत ही लंबा होगा मुझे ऐसा लगा है, तो आप
देखिएगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट के मतलब एक्सेप्टेंस के सारे टॉपिक्स जो हैं दिए गए हैं, यहाँ से बाहर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी देख सकें और वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, पढ़ते रहिए।